वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल और इसके जो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। अब पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड से हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिप्रेजेंट करता है एक बैलेंस फॉर्म बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। तो ऑलरेडी हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। डेलिकेट का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर अनबैलेंस्ड होगा ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब उसको हम लोग कैसे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट करवा सकते हैं? कुछ चेंजेस लाके, ठीक है। जो चेंज हम लोग यहाँ पे लाएंगे वो है कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग वहां पे चेंज ला सकते हैं, या फिर हम लोग उस वहां पे जो प्रेशर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके, या फिर उसका वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या फिर उसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके उसमें क्या करेंगे, हम डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे। डिस्टर्ब कहाँ क्रिएट करेंगे? डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, जिससे कि क्या होगा, ये जो बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, ठीक है। एनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि या फिर वो फॉरवर्ड चला जाएगा और या फिर वो बैकवर्ड चला जाएगा। अब इससे क्या होगा कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने से उसका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, या फिर आप बोल दो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट, ठीक है ना, तो उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन जो वो शिफ्ट होगा, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस रिएक्शन में इस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादा बनता है या इस तरीके से रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ली चार्टलिस प्रिंसिपल हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव व्हेन अ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कोई भी अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वहां पे हम लोग अगर कोई भी मान लो फैक्टर, मान लो कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में या फिर प्रेशर में या फिर वॉल्यूम में या फिर टेम्परेचर में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है पहले तो ये डिस्टर्ब होगा और एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ली चार्टलिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस is applied to a system at equilibrium, the system adjusts such a way that the stress is partially offset. अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? स्ट्रेस से हम लोगों को पता चल रहा है जो उसमें हम लोग चेंजेस किए हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, वो प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं, ये जो चेंजेस हमने अप्लाई किया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ये सब चेंजेस को ना वो इस तरीके से बैलेंस करेगा ताकि ये जो चेंजेस है ना उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, या फिर और एक टर्म है जो हम लोग बोलते हैं नलीफाई कर सके, ठीक है। तो हमने जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये सब चेंजेस अप्लाई किए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि वो जो सारे के सारे जो चेंजेस है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि ली चार्टलिस प्रिंसिपल को हम लोग किस तरीके से समझेंगे अगर कोई स्ट्रेस वहां पे अप्लाई करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए चलो एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हमने लिया। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है PCl5, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे प्रेजेंट है PCl3 एंड Cl2 पे। अब मान लो कि ये रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 प्रेजेंट है A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्रेजेंट है B एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 प्रेजेंट है C। अब मैं आपको अगर पूछूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो दैट विल बी A प्लस B प्लस C, राइट। तो यहाँ पे अब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे प्रेजेंट होगा, जो वॉल्यूम है दैट इज V। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ऑब्वियसली बात है वहां पे कुछ टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, जो टेम्परेचर हम लोग रिप्रेजेंट करें दैट इज T, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करें PT से, राइट। तो चलो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लिखते हैं, वो होगा KP। अब KP क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट हमने लिख दिया। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू
number of moles of PCl3, that is B divided by total number of moles. Total number of moles is A plus B plus C. So here we can write A plus B plus C into PT, right? Similarly, partial pressure of Cl2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे. So partial pressure of Cl2 क्या होगा? So that is C divided by A plus B plus C into PT, and partial pressure of PCl5 will be A divided by A plus B plus C into PT, right? अब ये सारे के सारे जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो उस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, दैट विल बी B divided by A plus B plus C into PT, right? Into partial pressure of Cl2, that is C divided by A plus B plus C into PT, whole divided by partial pressure of PCl5, that will be A divided by A plus B plus C into PT. यहाँ पे जो कैंसिलेशन पार्ट है वो देखो, A plus B plus C and A plus B plus C ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे PT जो है वो भी कैंसिल आउट हो गया. सो जो फाइनल इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं. तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, दैट इज Kp इज इक्वल टू B इंटू सी PT डिवाइडेड बाय A इंटू A प्लस B प्लस C, राइट. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कि हमें पता है कि अगर टोटल प्रेशर PT है इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT R इंटू T, राइट. तो इसी केस में अगर इसको थोड़ा सा एक्सपांशन करके हम लोग लिखते हैं तो टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T. आई गेस ये टर्म्स आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है कि ऑलरेडी हमने गैस स्टेट पे पढ़ा हुआ है, राइट. टोटल प्रेशर विल बी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T. तो सिमिलरली इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे B इंटू C डिवाइडेड बाय A इंटू A plus B plus C, so that is A plus B plus C divided by V whole into R into T. यहाँ पे A plus B plus C यहाँ कैंसल आउट हो गया. तो फाइनल जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख रहे हैं B इंटू C A इंटू V R T. तो ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन फॉर Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इस इक्वेशन को हम लोग जो स्ट्रेस हमने डिस्कस किया था, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो, या फिर वॉल्यूम हो, या फिर टेम्परेचर हो, हम लोग इस इक्वेशन को चेंज करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में वो जा रहा है. सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगा. तो ऑलरेडी देखो हमने केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने डिराइव कर लिया. सो दैट इज Kp इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AV इंटू R इंटू T. तो इसी इक्वेशन को ठीक है एक एक पार्ट हम लोग समझ लेते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली उसी इक्वेशन का मतलब यहाँ पे PCl5 ये इक्विलिब्रियम पे है PCl3 प्लस Cl2, राइट. अब यहाँ पे इनका जो नंबर ऑफ मोल्स था L इक्विलिब्रियम, सो दैट इज A B एंड C. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है PCl5. PCl5 में मान लो कि D मोल्स ऑफ गैस जो है वो हमने ऐड कर लिया. अगर D मोल्स ऑफ गैस ऐड कर लिया तो इसी इक्वेशन को हम लोग रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे एट एनी पर्टिकुलर टाइम. तो QP क्या होगा यहाँ पे? सेम एज KP, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B डॉट C डिवाइडेड बाय A को हम लोग रिप्लेस कर देंगे A प्लस D पे, तो A प्लस D होल इंटू V R इंटू T, राइट. सो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे कि QP और KP अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? अब देखो यहाँ पे नीचे हमने D को ऐड कर लिया, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो कम हो गया. मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं KP इज मोर देन QP. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है KP अगर बड़ा है QP से तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड पे, राइट. तो यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है, व्हेन मोर रिएक्टेंट इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ नेट रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, एज K जो है वो बड़ा है Q से. सो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पे कि हमें चेंज करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट में. मतलब अब सिमिलरली इसी इक्वेशन में देखो यहाँ पे B था ना,
मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ और x मोल ऑफ गैस जो है वो ऐड कर लिया, तो सिमिलरली क्यू पी जो है उस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्यू पी होगा बी प्लस एक्स होल इंटू सी डिवाइडेड बाय ए इंटू वी आर इंटू टी, राइट। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली उसी इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करना चाहते हो, ये वाला क्यूपी और ये वाला केपी, तो उसी क्यूपी और केपी को अगर आप कंपेयर करोगे तो उस केस में आएगा क्यूपी जो है वो बड़ा है केपी से, क्यूपी बड़ा है केपी से, इसका मतलब क्या है, तो अगर क्यूपी बड़ा है केपी से तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली उसी केस में दिया हुआ है रिएक्शन में नेट डायरेक्शन मूव इन द, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बैकवर्ड होगा, राइट, दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि अगर चेंज इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का अगर हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था Kp इज इक्वल टू बी डॉट सी डिवाइडेड बाय ए इंटू वी आर इंटू टी। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, मान लो कि इनिशियल जो वॉल्यूम था वो v था, इसको हमने चेंज कर दिया v डैश से, v डैश जो है वो वॉल्यूम को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम का अगर इंक्रीज कर दिया तो उस केस में QP जो है एक्सप्रेशन हो जाएगा B डॉट सी ए इंटू वी डैश आर इंटू टी, राइट। अब यहाँ पे हमने V डैश को हमने कंपेयर किया, V डैश इज मोर देन V, वॉल्यूम का हमने इंक्रीज किया, तो अगर वॉल्यूम के इंक्रीज किया तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो है ये बड़ा है और यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम के इंक्रीज किया उस केस में Kp इज मोर देन QP, अगर Kp मोर देन QP है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, राइट। सिमिलरली सेम केस हम लोग अगर हम चेंज करते हैं, V डैश जो है वो छोटा है V से, V डैश छोटा है मतलब वॉल्यूम का हमने डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसी इक्वेशन का उसका उल्टा कर दो, तो दैट मींस QP इज मोर देन KP, QP मोर देन KP का मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो नोट करने वाली जो बात है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर द नेट रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैस, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है उस तरफ जो है डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, और उसका अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे लेस नंबर ऑफ गैस है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं तो रिएक्शन में कुछ इफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम डिस्कस करना है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को हम लोग अगर इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अब पॉइंट नंबर 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वहां पे हमने कोई भी इनर्ट गैस है, मान लो कि आर्गन या फिर हीलियम, उसको हमने ऐड किया, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो एक्सप्रेशन है अगर हमें याद है तो दैट विल बी BC डिवाइडेड बाय E इंटू वी आर टी, राइट। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है वहां पे V, तो अगर वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रख दिया तो क्या होगा यहाँ पे, व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम पे कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है, वॉल्यूम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हैज द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि सेम हमने जो वॉल्यूम के लिए डिस्कस किया उसी को ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम पे इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जहां पे है उस तरफ वो शिफ्ट होगा, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज किया इसका मतलब क्या है, उसका उल्टा होगा, सो दैट विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगा। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो उस केस में रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। देखो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसी को ही हम लोग सीधा का सीधा रिपीट करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का ये इक्वेशन होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करता हूँ कि log K2/K1 इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, इन दैट केस del H डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो अगर आपको वो लेक्चर याद है तो उस केस में हमने डिस्कस किया था, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट जो है वो एब्सॉर्ब होता है, तो उस केस में डेल एच जो है दैट विल बी ए पॉजिटिव टर्म, राइट। इसका जो डेल एच है वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। इसका अगर उल्टा लिखते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग एक्सोथर्मिक में अप्लाई करते हैं, तो उस केस में डेल एच जो है ये होता है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहाँ तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइस।